तो ठीक है, आज करेंगे चैप्टर 4 उपस्थापन के विषय में। तो उपस्थापन का मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट हमारा बन जाता है कोई भी, तो वो रजिस्ट्रेशन कब तक हमें उसका करा लेना चाहिए। तो नॉर्मली तो क्या है, तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वहीं आजकल स्लॉट बुक हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सारे रजिस्ट्री वगैरह होती हैं, तो आप डायरेक्ट चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने पहले से तैयार करके रख लिया है, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है इसका रजिस्ट्रेशन कराना है, या आप किसी प्रकार की भूल में, किसी प्रकार की चूक में नहीं करा पाते, तो मैक्सिमम लिमिट इसमें बताई गई। ऑलमोस्ट जो ऑब्जेक्टिव के लिए लिमिट है वो है 4 मंथ। ठीक है, 4 मंथ के बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्रार को कन्वेंस करना होगा, ठीक है ना, या कन्वेंस करना होगा या फिर फाइन वगैरह लगाकर वो आपका रजिस्ट्रेशन करे। ऐसा नहीं कि उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें ये अलग अलग क्लॉज में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर है 23 से 27 तक, 4-5 सेक्शन हैं। पहले ही टाइटल कहता है 23 का दस्तावेजों को उपस्थापित करने के लिए समय। तो बिल से भिन्न जितने भी दस्तावेज हैं, यानी वसीयत से भिन्न जितने भी दस्तावेज हैं, आप उनको रजिस्ट्रेशन के लिए समुचित ऑफिसर के समक्ष, इन्होंने शब्द का उपयोग किया गया है यहाँ समुचित ऑफिसर, ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने रजिस्ट्रार शब्द का यूज़ नहीं किया, इन्होंने शब्द का उपयोग किया प्रॉपर ऑफिसर। इस शब्द का उपयोग किया तो ध्यान रखें। तो हमें कब तक करना है, केवल ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दें। कब तक, केवल 4 में। इन्होंने एक कहा है कि बिल से भिन्न समस्त दस्तावेज, बेसिकली जो लास्ट हमारा सेक्शन है इस चैप्टर का 27, वो बिल के बारे में बताता है। तो बिल के संबंध में वो क्या बताता है, 27 हम पहले पढ़ लें इसमें। जब इन्होंने कह दिया बिल से भिन्न, बेसिकली जो वसीयत होती है ना, वसीयत के लिए रजिस्ट्रेशन का कोई टाइम ही नहीं है, क्योंकि वसीयत के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उसको रजिस्ट्रेशन कराएं। वसीयत आपकी इच्छा है, आप नोटरी भी करा सकते हैं, लेकिन यदि आप रजिस्टर्ड कराते हैं, वैसे भी आगे जाकर हम ये पढ़ेंगे, यदि एक दस्तावेज, ठीक है ना, वो ऑप्शनल है, कराएं या नहीं कराएं, तो अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप जब भी चाहें करा सकते हैं। तो 27 क्या कहती है बिल के संबंध में, कि तस्मिन पश्चात उपबंधित रीति से किसी भी समय रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित या निक्षिप्त की जा सकेगी क्या, बिल। तो बिल के लिए कोई टाइम नहीं है, वसीयत कभी भी की जा सकती है। वैसे जब वसीयत का आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो वसीयत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसमें फिल्मी वो आता है, जैसे कहते हैं ना कि एक दादाजी एक्सपायर हो गए, उसके बाद वकील साहब उनकी बिल लेकर आते हैं, वो पढ़ के सुनाते हैं। तो वो प्रोसेस बिल्कुल सही फिल्मों में दिखाया जाता है, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट में पूरा का पूरा प्रोसेस वो लिखा हुआ है। इसकी चर्चा अपन आगे आज ही कर लेंगे, ठीक है। तो 4 महीने में आप चले जाएं और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब बात आती है, परंतु डिक्री या आदेश के प्रति डिक्री या आदेश के किए जाने के 4 माह के अंदर या अपील, तो अगर कोई डिक्री आदेश दिया गया न्यायालय द्वारा, तो उसकी जो प्रति है उसकी मिलने की 4 माह के भीतर आप उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहाँ पर भी 4 महीने हैं, और यदि उसकी अपील कर दी गई है तो ये 4 महीने कैसे, कब से काउंट होंगे आपके, अंतिम आदेश अपील के। क्योंकि जब अपन बात करते हैं, जब अपील की बात करते हैं और अपील के अधीन किसी अधिकार की बात करते हैं, तो मैं आपको एक लाइन बोलकर बताता हूँ, सुनी होगी आपने, कि अपील है कंटिन्यूएशन ऑफ केस, कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल। यदि किसी ट्रायल में अपील कर दी गई है, किसी निर्णय में दिए गए डिक्री, आदेश, जजमेंट की अपील कर दी गई है, तो आप ये मानकर चलें कि वो अभी जजमेंट वो पूरा हुआ ही नहीं है, वो अपील के विनिश्चय के अध्ययन होगा। तो फाइनल डिसीजन कब आएगा उस डिक्री का, जब उसकी अपील का डिसीजन हो जाएगा। तो अपील का जो अंतिम डिसीजन हो जाए उसकी प्रति प्राप्त होगी, वहाँ से 4 महीने गिने जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है, बिल से भिन्न जो कुछ भी है हम 4 महीने में उपस्थापित कर देंगे समुचित प्रॉपर ऑफिसर के समक्ष। 23A कुछ दस्तावेजों का पुनः रजिस्ट्रीकरण। ठीक है, अब ये पुनः रजिस्ट्रीकरण क्या है, इसमें भी हमें 4 महीने में ही देना है। वैसे तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको केवल पूरे सेक्शन में कितना करना है, 4 मंथ। पूरा सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगर जैसे एक दस्तावेज जो रजिस्टर्ड हो गया है, एक्चुअल में इसमें एक बीच में लाइन दी गई है, 2-3 लाइन छोड़कर आप करेंगे। चलो पढ़ते हैं थोड़ा। इस अधिनियम अंतर्विष्ट किसी तत्पूर्व बात के होते हुए यदि रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित दस्तावेज किसी मामले में रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्टर्ड और उप रजिस्ट्रार द्वारा ऐसे व्यक्ति से, यहाँ से ध्यान दें, जो उसे प्रतिस्थापित करने के लिए सम्यक रूप से सशक्त नहीं है, प्रतिगृहित कर ली जाती है। यदि किसी ऐसे रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार के साथ समक्ष आप रजिस्ट्री कराते हैं जो उसको करने के लिए सशक्त ही नहीं है,
तो फिर उसका पुनः रजिस्ट्रीकरण कराया जा सकता है, और पुनः रजिस्ट्रीकरण ऐसे जो गलत तरीके से रजिस्टर्ड हो गया है उसके 4 महीने के भीतर कराया जा सकता है। पूरे सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और इसी पैरा की लास्ट लाइन देखें, लास्ट 2-3 लाइन, और यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, और यदि ऐसी दस्तावेज धारा के उपबंधों के अनुसार अनुसरण में सम्यक रूप से पुनः रजिस्ट्रीकरण कर ली जाए तो सब प्रयोजनों के लिए वह अपने मूल रजिस्ट्रीकरण की तारीख से सम्यक रूप से रजिस्टर्ड समझी जाएगी। तो वो कब से रजिस्टर्ड समझी जाएगी? मूल रजिस्ट्रीकरण की तारीख से। वैसे भी हम आगे एक प्रोविज़न पढ़ेंगे इसमें, उसमें ये लिखा हुआ है, जैसे अपन ये 4 महीने की बात कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, अगर एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड होना है और जो रजिस्टर्ड नहीं कराया गया है बाय मिस्टेक, है ना, या नेग्लिजेंस के कारण, और आप उसको रजिस्टर्ड करा देते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट का एग्जिस्टेंस तब से माना जाता है जब वो डॉक्यूमेंट बनाया गया था, ना कि वो रजिस्टर्ड किया गया था। ऐसा क्यों? बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि भाई हम उस दस्तावेज को एक वैल्यू प्रदान कर रहे हैं, एक लीगल वैल्यू दे रहे हैं जो पहले से अस्तित्व में है, ठीक है ना, और चूंकि वो पहले से अस्तित्व में है, हम उसको कानूनी मान्यता प्रदान करना चाहते हैं, उसको एक अच्छा सशक्त स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनाना चाहते हैं, तो हम उसको उस दिन से बनाएंगे जिस वो दस्तावेज बनाया गया था। बड़ी कॉमन सेंस की बात है, जब दस्तावेज, हम उसी दस्तावेज को वैल्यू दे रहे हैं ना जो पहले बनाकर रख दिया गया है, तो हम उसी दिन से देंगे जब वो दस्तावेज बनाया गया था, ना कि जब से वो रजिस्टर्ड किया गया था। तो यहाँ पर यदि ऐसा कोई दस्तावेज जो पुनः रजिस्टर्ड किया जाता है, तो पुनः रजिस्ट्रीकरण से कौन सा सेक्शन संबंधित है? 23A। 24 ऑब्जेक्टिव के लिए इतना काफ़ी है, बस आप लोग इसको बीच में ना अपने हिसाब से मेंशन कर लिया करें, तो पूरे सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। 24 विभिन्न समयों पर कई व्यक्तियों द्वारा निष्पादित दस्तावेज। अब कई व्यक्तियों द्वारा निष्पादित दस्तावेज, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कई व्यक्ति एक ही दस्तावेज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और विभिन्न विभिन्न समय पर कर रहे हैं। कैसे? तो क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट है, उसको कई लोगों द्वारा, जैसे हम ये कहते हैं कि साहब एक जो व्यक्ति है, एक प्रॉपर्टी है, थोड़ा समझ के चलना, एक प्रॉपर्टी संयुक्त मतलब जॉइंट प्रॉपर्टी है। अब उसमें जो लोग हैं जिनको राइट है उसको वसीयत करने का, वो अलग अलग जगह पर रहते हैं। थोड़ा देर समझ के लिए चलें कि संयुक्त एक ही दस्तावेज कैसे विभिन्न समय पर अलग अलग व्यक्ति द्वारा निष्पादित होगा। अब उसका विक्रय करना है। वैसे भी स्थावर संपत्ति की विक्रय संविदा के बारे में हम पढ़ेंगे ना, विक्रय जो किया जाता है, तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति जो उसमें हकदार है, सबके द्वारा उसका निष्पादन किया जाना चाहिए, एक ही नहीं, तो बाद में कोई व्यक्ति अपने अधिकार को खड़ा कर देगा। तो क्या होता है, कई बार स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि एक संपत्ति से, एक कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित सभी लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, वो विभिन्न विभिन्न समयों पर आते हैं, ठीक है। तो जब वो विभिन्न विभिन्न समय पर है, या ये मानकर चलें कि मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, अब उसको आप घर जाके भी करा, रजिस्ट्री 2 तरीके से हो। नॉर्मल कंडीशन, आगे ये भी पढ़ेंगे, तो रजिस्ट्री 2 तरीके से होती है। नॉर्मल कंडीशन में आप रजिस्ट्रार कार्यालय जाए करा लें, लेकिन अगर आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप रजिस्ट्रार कार्यालय जा सकें, तो रजिस्ट्रार, वहाँ से कोई अधिकारी आएगा, वो आपसे घर पे आके आपके साइन लेकर जाएगा, खुद ही आएगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में यदि विभिन्न विभिन्न समयों पर निष्पादित दस्तावेज है, विभिन्न विभिन्न समय पर, यानी कि एक से आपने अभी करा लिया, एक कुछ समय पता पड़ा विदेश है, वो 3 महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद आएगा, वो आकर साइन करेगा, तो एक दस्तावेज बनते 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 जब जितने भी उनमें अधिकारवान व्यक्ति हैं उन सबके उस पर साइन हो जाते हैं, ठीक है, तब वो दस्तावेज निष्पादित माना जाता है। और ऐसे जब अंतिम व्यक्ति उस पर अपने हस्ताक्षर करता है, मान लो 4 व्यक्तियों द्वारा कोई दस्तावेज निष्पादित करना है, तो उसमें जो अंतिम व्यक्ति है, चौथा व्यक्ति है, जब उसको निष्पादित कर देगा, उस दिन से 4 महीने गिने जाएंगे। उस दिन से, उसके निष्पादन से 4 महीने के भीतर भीतर आप उसकी रजिस्ट्री करा सकते हैं। सिंपल थिंग, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने समझा दिया, अब देख लेना। 25 जिस दशा में उपस्थापित करने के लिए विलंब अपवर्जनीय है, उस दशा के उपबंध, ठीक है ना। अगर कोई विलंब है तो इसमें कर दें, विलंब है तो विलंब में केवल यहाँ पर क्या करना है, जुर्माना लगाएगा। लास्ट लाइन देखें, और उसे जुर्माने की 4 महीने विलंब के अगर 4 माह से अधिक ना हो, तो उस जुर्माने के संदाय पर जो कि उचित रजिस्ट्रीकरण फीस की रकम के 10 गुना से अधिक ना हो, ऐसे दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण कर सकेगा, ठीक है ना। अगर कोई मैटर अर्जेंट था, पहली लाइन कहती है यदि अर्जेंट और आवश्यकता अपवर्जनीय दुर्घटना के कारण भारत में निष्पादित कोई दस्तावेज, कोई डिक्री आदेश की प्रति समय में ना कराई जाती, आप उसको रजिस्टर ना कराएं, तो विलंब के लिए आपको
किया जा सकता है 4 माह के भीतर, यदि आप नहीं कर पाते हैं तो वो किया जा सकता है रजिस्टर्ड, लेकिन उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। और जुर्माना लगाया जाएगा कितना? तो जुर्माना जो होगा वो जो रकम है रजिस्ट्रीकरण की उसके 10 गुने से अधिक ना हो, उतना हम जुर्माना लगा सकते हैं। महत्वपूर्ण है ना, तो आप कर लें 10 गुना जुर्माना। बाहर लिख लिया करें सब, है ना। अच्छे से पढ़ने का तरीका है, आप इस तरीके से जो पॉइंट में लिख लेता हूँ इधर 4 मंथ 10 गुना, तो सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, टाइटल पढ़ें और इतना कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। क्या सेकंड पैरा है कहाँ इसमें? है सर, है सर। अच्छा, मुझे नहीं पता, बताओ कौन सा सेक्शन था? 25। यस सर। ऐसे निर्देश के लिए कोई भी आवेदन उप रजिस्ट्रार के पास निविष्ट किया जा सकेगा जो उसे तत्क्षण उस रजिस्ट्रार को अपेक्षित करेगा जिसके वह अधीनस्थ है। एक्चुअल में बड़ा अच्छी लाइन उन्होंने दी है इसमें, मेरे एक्ट में तो नहीं है। तो ये कहते हैं, मैंने आपको कल बताया था रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार कार्यालय तो बेसिकली जो रजिस्ट्री करता है वो उप रजिस्ट्रार ही करता है, ठीक है ना। रजिस्ट्रार तो एक हेड की तरह होता है और उप के रजिस्ट्रार के पास भी कोई उप जिला ही होता है। जब आपने एक जिले को 4 भागों में बांट दिया कि इस क्षेत्र की रजिस्ट्री ये वाला रजिस्ट्रार करेगा, इस क्षेत्र की ये वाला उप रजिस्ट्रार करेगा, इस क्षेत्र की ये वाला उप रजिस्ट्रार करेगा, तो यानी कि रजिस्ट्रार भी किसी ना किसी उप जिले की ही क्षेत्र की रजिस्ट्री करेगा, पूरे क्षेत्र की तो करेगा नहीं। हाँ, लेकिन जब इस प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी आती है तो वो क्लैरिफिकेशन के लिए या सजेशन के लिए कहाँ जाएगी? नो डाउट हेड के पास, रजिस्ट्रार के पास। जैसे हमारे यहाँ डीजे और एडीजे होते हैं ना, तो डीजे भी किसी ना किसी क्षेत्र का ही काम करता है, ऐसा तो नहीं कि सारे ही क्षेत्र का कर लेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये रहता है। तो लेकिन यदि इस प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी आती तो नो डाउट आप जब भी कोई एप्लीकेशन लेके जाओगे तो कहाँ जाओगे? रजिस्ट्रार के पास या उप रजिस्ट्रार के पास। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जहाँ आप एप्लीकेशन लेके जा रहे हो, जिस क्षेत्र की वो एप्लीकेशन है, रजिस्ट्री है, डॉक्यूमेंट है, वो बेसिकली उस उप रजिस्ट्रार के पास जा रही है जो रजिस्ट्रार भी है। हो सकता है किसी क्षेत्र का रजिस्ट्रार हो जिसको हम रजिस्ट्रार, लेकिन आप लेके किस हैसियत में जाओगे? उप रजिस्ट्रार की हैसियत में तो ले जाओगे, ठीक है ना। तो यदि किसी भी उप रजिस्ट्रार या तो डायरेक्ट उसके पास पहुंचे या किसी उप रजिस्ट्रार के पास पहुंचे तो वो उसकी रजिस्ट्री करनी है या नहीं करनी है, इसके क्लैरिफिकेशन के लिए वो फाइल कहाँ जाएगी? एक बार रजिस्ट्रार के पास, क्योंकि वो अनावश्यक उसमें विलंब हुआ है, जबकि अर्जेंट मैटर था, नहीं होना चाहिए था विलंब। क्या था इसका? परंतु करके था, ये क्या थी? नहीं, जरूरत नहीं, ऐसे ही बता दिया करो। वो लाइनें कहाँ से आएंगी जो मैंने टिक की हुई हैं, उससे पढ़ाऊंगा तो। 26, भारत के बाहर निष्पादित दस्तावेज, ठीक है। तो अगर कोई दस्तावेज भारत के बाहर निष्पादित हुआ है तो लास्ट लाइन देखें, तब यदि रजिस्ट्रार ऑफिसर का समाधान हो जाता है कि वह लिखत ऐसे निष्पादित की गई थी, क्लॉज ए और बी पर ध्यान देना है। मैटर केवल इतनी है, जो डॉक्यूमेंट था वो भारत के बाहर निष्पादित हुआ है। तो यदि आप उसको भारत के भीतर रजिस्टर्ड, निष्पादन कहाँ हुआ है उसका? एक्चुअल में ये मानकर चलें, 2 दोस्त बाहर थे, दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया भारत के बाहर, ठीक है ना। वहाँ कोई क्षेत्र नहीं लगता, तो वहाँ पर फिर वहाँ पर ये देखा जाएगा ये लोग किस क्षेत्र के रहने वाले थे, इस टाइप से कुछ भी होगा। तो वहाँ पर जो भी जुरिस्डिक्शन लगेगा, ठीक है ना, वहाँ के जो रजिस्ट्रार है, यदि उसका ये समाधान हो जाता है, क्या कब रजिस्टर्ड करेगा उसको? यदि उसका समाधान हो जाता है कि लिखत ऐसे निष्पादित की गई, तो पहले तो उसको क्लियर होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट है वो असली है, ठीक है, तथा कि भारत में अपने पहुंच के पश्चात 4 माह के अंदर वह रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित कर गई। तो 2 कंडीशन में उसको रजिस्ट्रीकरण कर लेगा। कब कर लेगा रजिस्ट्रार? पहले डॉक्यूमेंट का उसको लगना चाहिए कि हाँ ये वास्तव में एक ऐसा दस्तावेज जो भारत के बाहर रजिस्टर इसको कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, है ना, निष्पादित की गई, निष्पादन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। और जब आप भारत आ गए उससे 4 महीने के भीतर आपने उपस्थापित कर दी। बात वही है, अगर 4 महीने के बाद भी करोगे, वैसे तो इसमें मैंडेट, इसको देखने से ऐसा लगता है कि नहीं 4 महीने के बाद क्यों होगी, वो 4 महीने के बाद वो नहीं करेगा, लेकिन फिर बात वही है कि जुर्माना यदि दे दोगे तो हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हमें यही देखना है कि 4 महीने के अंदर, भारत आते ही 4 महीने के अंदर आप रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंच गए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसको रजिस्टर्ड वो कर देगा। तो ये 2 पॉइंट याद रखना, अच्छे ऑब्जेक्टिव हैं। तो ओवरऑल इसमें क्या निकला? 4 महीने। 4 महीने का एक्सेप्शन क्या है ना? 4 महीने का एक्सेप्शन है वसीयत। वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जिसके रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई टाइम नहीं है, ठीक है। अब आता है चैप्टर 5। इसमें भी देख लेना कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक है, ये हमेशा लिख लिया करो कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक है। तो 28 से
31 तक, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ वाले कुछ भी पूछ सकते हैं। 28 भूमि संबंधी दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए स्थान। अब देखें जहां पर हम स्थान की बात करते हैं तो फिर वही सेक्शन 16 आ जाएगी। अगर कोई जमीन है, भूमि है, सेक्शन 16 सीपीसी, सीआरपीसी कहाँ है, सेक्शन 16 सीपीसी, उसमें क्या आ जाएगा, भूमि है तो सेक्शन 16 में जहां भूमि स्थित है, जो भी आपका राइट है, कुल मिलाकर जहां पर भूमि स्थित है। फिर उसके बाद जो एक्सेप्शन के तौर पर अपन सेक्शन 17, 18, 19 वो ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सेक्शन 16 की बात करें तो जिस जगह जमीन होगी उस जगह का जो रजिस्ट्रार कार्यालय होगा वहां पर रजिस्ट्री जाएगी। तो अपन देखते हैं बीच में एक लाइन है 17 में वर्णित दस्तावेज वहां तक जहां तक कि ऐसी दस्तावेज स्थावर संपत्ति पर प्रभाव डालती है। अब भूमि संबंधी दस्तावेज है तो नो डाउट वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, डालती है। आगे मैं ये सब छोड़ के पढ़ रहा हूं। दस्तावेज उस उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित की जाएगी जिसके उप जिले में वह संपत्ति या उसका कोई भाग स्थित है जिससे ऐसी दस्तावेज संबंधित। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी, भूमि संबंधी दस्तावेज है तो कहां जाएगी, जहां जमीन है, ठीक है ना। सीपीसी में भी यही दिया है सेक्शन 16 में, यहां पर भी यही दिया है, और ऑप्शनल इन्होंने एक लाइन की है कि या उसका कोई भाग आता है। तो सीपीसी में भी जो आगे के सेक्शन है कंटिन्यूएशन में, उनमें ये भी दिया है कि यदि संपत्ति दो न्यायालय के जुरिस्डिक्शन में आती है तो इस टाइप से, तो कुल मिला के फिर दोनों न्यायालयों में से कहीं पर भी जा सकती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा, अगर दो उप रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन में आती है तो दोनों में से कहीं पर भी जा सकती है। नेक्स्ट, तो ये छोटा सा पॉइंट है भूमि संबंधी, यानी कि जहाँ भूमि स्थित है, जिसके जुरिस्डिक्शन में भूमि स्थित है। नेक्स्ट, अन्य दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए स्थान। तो अभी भूमि संबंधी दस्तावेज को छोड़कर अन्य का क्या मतलब है, ये 29 को 28 के कंटिन्यूएशन में चला रहे हैं। तो भूमि संबंधी तो हो गया जहां संपत्ति स्थित है। अन्य के संबंध में ऐसी हर दस्तावेज धारा 28 में निर्दिष्ट दस्तावेज नहीं है, या डिक्री या आदेश की प्रति नहीं है, या तो उस उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में जिसके उप जिले में दस्तावेज निष्पादित की गई थी, या राज्य सरकार के अधीन किसी भी उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में जिसमें उस दस्तावेज को निष्पादन करने वाले और उसके अधीन दावा करने वाले सब व्यक्ति उसकी रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, रजिस्ट्रीकरण के लिए उस पर स्थापित की जाएगी। ये बड़ा अच्छा है, इसमें दो चीजें दे दी। अगर भूमि संबंधी दस्तावेज नहीं है सेक्शन 28 की तरह, तो जहां पर दस्तावेज बनाई गई थी, ठीक है ना। अब मान लो दस्तावेज विदेश में बनाई गई थी, जैसे कि हम पिछले सेक्शन में पढ़ चुके हैं, तब क्या करोगे, तो राज्य सरकार के अधीन किसी भी, जैसे आप एमपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो राज्य सरकार के अधीन किसी भी उप रजिस्ट्रार कार्यालय में, क्योंकि वहां तो किसी का जुरिस्डिक्शन लगा ही नहीं, तो वहां पर हम ये कहेंगे जहां पार्टियां कहती हैं कि भाई हम सहमत हैं कि इस उप रजिस्ट्रार कार्यालय में हमें रजिस्ट्री करानी चाहिए, तो वहां करा लो, फिर उसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं लगता। इन्होंने कुछ नहीं कहा कि यहाँ पर वो निवास करते हैं, अविलाप के लिए स्वयं काम करते हैं, ये थोड़ा अलग प्रोविजन है, इसको इसलिए ध्यान में रखना क्योंकि अभी तक हमने यही चीज़ पढ़ी है पूरे लॉ में कि जहाँ वह निवास करता है, अविलाप के लिए स्वयं काम करता है, कारोबार करता है, अंतिम बार निवास किया है, वाट एवर, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा। सीधी लाइन बोल दी कि के अधीन उसका दावा करने वाले सब व्यक्ति उसकी रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, यानी जो दस्तावेज है उसके अधीन जिनका भी जो भी दावा करना चाहते हैं वो सहमत है कि यार यहाँ रजिस्टर्ड करा लो इसको, तो वहाँ रजिस्टर करा ली जाएगी राज्य सरकार के अधीन। सब क्लोज टू वही है, अगर वो स्थावर संपत्ति की है, डिक्री आदेश, इसमें 28 और 29 उन्होंने दोनों को मिला दिया। यदि वो डिक्री आदेश की जो प्रति है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में है ना, न्यायालय ने वादी के फेवर में डिसीजन दिया और उसको किसी संपत्ति का टाइटल डिक्लेयर किया सेक्शन 34 एसआरए में कि आप इसके मालिक हैं, तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए, मालिकाना हक और पोजीशन के लिए आप कहाँ पर केस फाइल करेंगे, जहाँ संपत्ति स्थित है, ठीक है ना। और बाकी फिर कहाँ करेंगे, और कोई राइट है, न्यायालय डिक्री का आदेश है तो किसी भी उप रजिस्ट्रार कार्यालय में जिसमें सब सहमत हों, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 कुछ मामलों में रजिस्ट्रारों द्वारा रजिस्ट्रीकरण। कोई भी रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ किसी भी उप रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत की जा सकने वाली किसी भी दस्तावेज को स्ववेग में प्राप्त और रजिस्टर्ड कर सकेगा। तो ठीक है, रजिस्ट्रार के पास राइट है, वो सीनियर है सारे उप रजिस्ट्रारों का, तो अगर उसको लगता है कि भाई किसी उप रजिस्ट्रार के यहाँ जो रजिस्ट्री होनी है मुझे उसकी रजिस्ट्री करनी है, तो उसको मंगाकर वो खुद रजिस्ट्री कर सकता है।
चलें 31, प्राइवेट निवास गृहों में रजिस्ट्रीकरण या निक्षेप का प्रतिग्रहण। प्राइवेट निवास गृहों में, अब ये प्राइवेट निवास गृहों में जो शब्द का उपयोग किया गया, इससे तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? प्राइवेट निवास गृहों का रजिस्ट्रीकरण करना है, तो यस, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि जरूरी नहीं है कि हमेशा जो रजिस्ट्रीकरण हो आप रजिस्ट्रार कार्यालय में ही जाएं। जैसे हम बात कर रहे थे, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है ना, या आगे हम पर्दानसीन महिला और भी जो कि कुछ लोगों को रजिस्ट्रार कार्यालय में जाने से छूट प्रदान की गई है, तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार स्वयं प्राइवेट निवास गृहों में जाएगा, जो भी उसके प्रोसेस है उसको पूरा करते हुए वहाँ से उनके साइन लेगा। ठीक है ना, जरूरी नहीं है रजिस्ट्री हमेशा रजिस्ट्रार, और अब तो बहुत ईजी हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कैमरा ले जाओ, डिजिटल सिग्नेचर कहीं पर, नेट आजकल सब जगह उपलब्ध है, साइन करा लो। तो पढ़ते हैं फटाफट। मामूली दशाओं में इस अधिनियम के अधीन दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण या निक्षेप उस ऑफिसर के कार्यालय में ही किया जाएगा जो उसे रजिस्ट्रीकरण या निक्षेप करने के लिए प्राधिकृत। तो सामान्य कंडीशन है तो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा? रजिस्ट्रार कार्यालय। परंतु ऐसा ऑफिसर विशेष हेतु दर्शित किए जाने पर, कब ओटी आ सकता है, कब जाएगा? विशेष हेतु दर्शित किए जाना। ऑब्जेक्टिव पर फोकस करें। किसी भी ऐसे व्यक्ति के निवास गृह पर उपस्थित हो सके दस्तावेजों को रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित करने या बिल को निक्षिप्त करने की वांछा करता है। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए, क्या ये लाइन आपको समझ में आई कि बिल को निक्षिप्त करने की वांछा करता है? तो ऐसी दस्तावेज या बिल के रजिस्ट्रीकरण या निक्षेप के लिए प्रतिग्रहित कर सकेगा। ये जो शब्द इसमें दी, इतना तो समझ में आ गया कि भाई किसी को रजिस्ट्री करानी है और वो कहता है कि साहब मैं नहीं आ सकता, मेरे पास सफिशिएंट कॉज है ना, विशेष कारण है मेरे पास, तो आप आएँ और यहाँ पर आके मेरे दस्तावेज को रजिस्टर्ड कर दें। इतनी बात तो समझ में आ रही है। अब ये बात आती है बिल को निक्षिप्त कराने की वांछा कर सकता है, यानी कि एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि मैं बुजुर्ग हूँ, मैं नहीं आ सकता और मुझे वसीयत लिखनी है और वसीयत को मैं आपको निक्षिप्त करना चाहता हूँ। ये क्या था एक्चुअल में, क्या होता है? अभी अपन बिल का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। कहाँ से चलेगा? हाँ, चैप्टर 8 से स्टार्ट होगा और चैप्टर 9 तक चलेगा, है ना। 9 भी इसी में आ जाएगा। बिल कैसे होती है, क्योंकि ये लाइन आ गई इसलिए हम इसको क्लियर कर लें। बिल का एक तो आप बिल बनाते हैं, डायरेक्ट रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रार करा सकते हैं। आपने बिल बनाई, वहीं पे टाइपिस्ट हैं, उनसे कराकर आप डायरेक्ट रजिस्ट्री करा लें या नोटरी करा लें। कई बार आप क्या करते हैं, बिल बनाते हैं, उसको रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं, ना नोटरी कराते, कुछ नहीं करते। आपने अपनी इच्छा जाहिर की, ठीक है, और उस इच्छा को एक लिफाफे में बंद किया और रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर उसको जमा कर दिया लिफाफे को। रजिस्ट्रार को भी नहीं पता उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब आप मर जाएंगे तब वो बिल खोली जाएगी, पढ़कर सुनाई जाएगी, जैसे टीवी में होता है, उसको अपन डिटेल में करते हैं। तो चूंकि आप रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं, जैसे आप रजिस्ट्री करा सकते हो तो बिल के लिफाफे को आप रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर जमा भी कर सकते हो। लेकिन आपकी स्थिति जैसे कि रजिस्ट्री कराने की नहीं है और वैसे ही रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर बिल को जमा करने की भी नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि आओ और हमसे बिल ले जाओ और अपने पास इसको रख लो। तो ये लाइन कह रही है बिल को निक्षिप्त यानी कि डिपॉजिट, जमा करने के लिए वांछा करता है। तो ठीक है, रजिस्ट्रार कहाँ आएगा? आपके प्राइवेट निवास गृह में आएगा, या तो आपसे वो रजिस्ट्री करेगा वहाँ पर, या फिर बिल को अपने कब्जे में लेगा और अपने कार्यालय में जो भी उसका कवर्ड होगा, व्हाटएवर जहाँ पर भी वो रखता है, जो भी बॉक्स होगा उसमें जाकर उसको डाल देगा। ठीक है, वो कब निकलेगी वो अपन चैप्टर 9 में बताएंगे। ठीक है, फिर मज़ा खराब हो जाएगा ना चैप्टर 9 का। चलें, चैप्टर 6 दस्तावेजों को रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित करने के विषय में। अभी तक हम तो कह रहे कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, जरूरी नहीं है कि आप वहीं पर जाएं, घर पर भी आ सकते हैं। तो विषय में तो कैसे कैसे किए जाएंगे, तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है 32 ये कह रही है कि बेसिकली दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए स्थापित करने वाले व्यक्ति ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो दस्तावेजों को रजिस्ट्रीकरण के लिए ले जाएंगे। तो नो डाउट हितबद्ध व्यक्ति होगा, है ना, या उसके प्रतिनिधि होंगे, या मुख्तियार वो होता है पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, वो होगा। तो अपन देखते हैं, सारे सेक्शन छोड़ दो, अपन तो बीच वाली लाइन से देखते हैं। छोड़कर इस अधिनियम के दिन रजिस्ट्रीकरण की जाने वाली हर दस्तावेज
चाहे ऐसा रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य हो या वैकल्पिक। देखें, ये जरूरी नहीं है कि हम केवल उसी चीज को रजिस्टर्ड कराएं जो रिक्वायर्ड है, ऑप्शनल है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी मना नहीं किया कि आप रजिस्ट्री ना कराएं, तो चाहे अनिवार्य है चाहे वैकल्प का भी आप रजिस्ट्रीकरण करा सकते हैं, यद्यपि उसकी वैल्यू वो नहीं होगी जो रजिस्टर्ड दस्तावेज की होती है। ठीक है, तो चाहे अनिवार्य हो चाहे वैकल्पिक हो, यानी उसको कराने लायक है या नहीं है, फिर भी आप कराना चाहते हैं तो क्या करेंगे, समुचित रजिस्ट्रीकरण कार्यान्वयन निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा उपस्थापित की जाएगी। तो यहाँ पर इस सेक्शन में हमें ये पढ़ना है कि वहाँ पर उसको कौन लेकर जाएगा, किन किन व्यक्ति। तो आपको तीन चार नाम करते हैं। पहले क्लॉज में 2 नाम हैं, उससे निष्पादित या उसके अधीन दावा करने वाला व्यक्ति, या तो जिसने उसको निष्पादन किया है या उसके अधीन दावा करने वाला व्यक्ति, ये अलग अलग शॉर्ट में लिख लेना। या डिक्री या आदेश की प्रति की दशा में उस डिक्री या आदेश के अधीन दावा करने वाला व्यक्ति। तो इसमें पहले पैरा में 3 लोग आ गए, या तो जिसने निष्पादन किया है, या जो उसमें किसी अधिकार का दावा करता है, या डिक्री या आदेश के अधीन किसी अन्य व्यक्ति को भी राइट दे दिया गया कि आप भी इस संपत्ति में दावा कर सकते हैं, तो उस डिक्री या आदेश को वो रजिस्टर्ड करवा लेगा। तो 3 लोग आप अलग अलग कर लें। फिर आता है प्रतिनिधि, जो ऊपर भी क्लॉज ए में जो बताए गए हैं उन व्यक्तियों के प्रतिनिधि या समानुदेशिति। नेक्स्ट क्लॉज सी में जो बताए गए हैं, इसमें हम बताएंगे मुख्तार नाम के अधीन सम्यक रूप से मुख्तार नामे के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति। केवल इतना कर लें, मुख्तार नाम। मुख्तार नाम क्या होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर। इसके संबंध में हम आगे पूरा प्रोविजन पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर बनाने के लिए क्या प्रोसीजर है। पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर बनाने के लिए ये नहीं कि आप ऐसे ही कह दें, वो व्यक्ति भी रजिस्टर्ड होगा कि ये हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसकी भी अच्छी खासी फीस लगती है। ऐसा नहीं, फ्री में नहीं हो जाता कि साहब हम अमन को ले आए और ये हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक, तो कौन लोग आ गए, निष्पादक है ना, दावा करने वाला व्यक्ति, या डिक्री आदेश के अधीन दावा करने वाला व्यक्ति, रिप्रेजेंटेटिव, और पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर। ये अलग से लिख लें, पूरा पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 32A, फोटो चित्र आदि का अनिवार्यता लगाया जाना। टाइटल करने, चूंकि उन्होंने अनिवार्य कर दिया तो फोटो चित्र, और पहले पैरा की आखिरी लाइन में कह रहे हैं पासपोर्ट आकार का फोटो चित्र और अंगूठे का निशान लगाया और हस्ताक्षर करेगा। यानी कि आपका जब आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो आपका एक फ़ोटो होगा पासपोर्ट साइज का, है ना, आप साइन भी करेंगे और अंगूठे का निशान भी लगाएंगे। रजिस्ट्री चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आपका अंगूठा उस पर लिया ही लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक हो रही है आजकल, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक निशान आपका, इलेक्ट्रॉनिक अंगूठा लिया जाएगा। बाकी सब छोड़ दें। नहीं, परंतु अच्छा है, ये केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। दस्तावेज स्थावर संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण से संबंधित है। तो दस्तावेज में वर्णित ऐसी संपत्ति के प्रत्येक निष्पादक तथा दावेदार के भी पासपोर्ट पर हस्ताक्षर कराए जाएंगे। ठीक है ना, वहाँ केवल निष्पादन करने वाले बात है, यहाँ पर दावेदार और निष्पादक दोनों लोग आ गए। ठीक है। 33 सेक्शन 32 के प्रयोजनों के लिए मान्य किए जाने वाले मुख्तार नाम। जो मैं कह रहा था ना, मुख्तार नाम क्या होता है, तो मुख्तार नाम क्या होता है, ऐसे नहीं है कि आपने किसी व्यक्ति को बना दिया। ये बहुत पावरफुल आदमी होता है, ये अपने विश्वास के संपत्ति के मामले में, इसको संपत्ति के संबंध में जो भी आपने राइट दिए, जैसे LRC में भी हमने पढ़ा है ना, मुख्तार आम, मुख्तार खास। तो यदि आप किसी व्यक्ति को ये पावर दे देते हैं तो वो आपसे बंधा हुआ नहीं है, वो अकेला जाकर आपकी संपत्ति को रजिस्ट्री कराएगा। बड़े बड़े जैसे लोग होते हैं, बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, ये थोड़ी ना जाते रहते हैं कि हम जाएंगे, हम रजिस्ट्री करेंगे। ये किसी न किसी व्यक्ति को पावर अपना दे देते हैं कि आप हमारी तरफ से जाके रजिस्ट्री करो, तो वो बनाया जाता है, ऐसे ही नहीं बन जाता है। तो कौन बनेगा, यदि क्लॉज ए, मुख्तार नामे के निष्पादन के समय मालिक भारत से किसी ऐसे भाग में निवास करता है जिसमें इस अधिनियम के तत्सम प्रवृत्त है, तो उस जिले या उप जिले के जिसमें मालिक निवास करता है रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष निष्पादित और एतद् द्वारा अधिप्रमाणित मुख्तार नाम। तो अगर आप किसी व्यक्ति को अपनी ओर से, यदि आप भारत में निवास करते हैं, इसको समराइजेशन करके लिख लेना आप अपनी समझ के, आप अगर भारत में निवास करते हैं और आप किसी व्यक्ति को मुख्तारनामे के तहत पावर देना चाहते हैं, तो वहाँ पर उस रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर आप उसका मुख्तारनाम रजिस्टर्ड कराएंगे जहाँ पर आप निवास करते हैं। नेक्स्ट,
यदि मालिक पूर्वोक्त समय पर भारत के किसी ऐसे भाग में निवास करता है जिसमें इस अधिनियम का प्रवर्तन नहीं है तो किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष निष्पादित और एतद्द्वारा प्रमाणित होगा। यानी जिसका पूर्वोक्त समय जहाँ पर इसका एक्सिस्टेंस नहीं था, प्रवर्तन नहीं था, वहाँ पर किसी भी जिले के, उस जिले के किसी भी जिले में जाकर आप करा सकते हैं। लेकिन इन्होंने मजिस्ट्रेट शब्द का उपयोग किया है, तो किसी भी जिले के मजिस्ट्रेट के समक्ष निष्पादित और तद्द्वारा अधिप्रमाणित मुक्तारनाम। फिर कहते हैं यदि मालिक पूर्वोक्त समय पर भारत में निवास नहीं करता तो किसी नोटरी पब्लिक या किसी अन्य न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, भारतीय कौंसिल या केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित और तद्द्वारा अधिप्रमाणित मुक्तारनाम। तो यदि भारत में निवास करते हैं तो क्या लगा, और वो एक्ट ही लागू नहीं हो रहा वहाँ पर, तब अपन क्लॉज बी में देख रहे हैं। क्लॉज सी में क्या देख रहे हैं, अगर आप भारत में निवास ही नहीं करते तब क्या होगा, तो आप कहाँ करा सकते हैं, नोटरी से भी मुक्तारनाम, पावर ऑफ अटॉर्नी आप कैसे दे सकते हैं, नोटरी से भी दे सकते हैं। नोटरी से दे सकते हैं, किसी न्यायालय में या न्यायाधीश के समक्ष करा सकते हैं, मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको मुक्तारनाम का डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करा सकते हैं, है ना, कौंसिल या उप कौंसिल, केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के समक्ष करा सकते हैं। ये जो जितने नाम दिए हैं वो कर लेंगे। तो मुक्तारनाम ऑलमोस्ट कहाँ होता है, यदि आप भारत में निवास करते हैं तो जिस जगह निवास कर रहे हैं वहाँ के रजिस्ट्रार कार्यालय में, यदि इस एक्ट का उस जगह एक्सिस्टेंट नहीं है तो आप किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष करा सकते हैं। और यदि भारत में निवास नहीं कर सकते तो रजिस्ट्री कराने की ज़रूरत नहीं है, आप नोटरी से भी करा सकते हैं, मजिस्ट्रेट न्यायाधीश के समक्ष भी जा सकते हैं। ये जो अलग अलग नाम दिए हैं सब आप अलग से लिख लें और करते चलें, अच्छे ओटी बन सकते हैं इससे। नेक्स्ट, परंतु इस खंड के ए और बी यानी कि भारत में निवास करते हैं, या इसमें इन्होंने इंक्लूड केवल उस क्लॉज को नहीं किया जिसमें आप भारत में निवास नहीं करते हैं। जैसे मुक्तारनामे निष्पादन की प्रक्रिया में रजिस्टर कार्यालय न्यायालय में हाजिर उनकी अपेक्षा निम्नलिखित व्यक्तियों से ना की जाएगी। तो किन से अपेक्षा नहीं की जाएगी, जैसे अब कोई व्यक्ति है वो इसलिए मुक्तारनाम करना चाहता है, पावर देना चाहता है क्योंकि उसकी शारीरिक स्थिति नहीं कि वो जाकर लोगों को रजिस्ट्री करे, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रार कार्यालय में आने से किन से अपेक्षा नहीं की जाएगी, किसी व्यक्ति को पावर देने के लिए। हम उसकी बात कर रहे हैं कि हम किसी व्यक्ति को पावर देना चाहते हैं और जो व्यक्ति पावर देगा वो नो डाउट या तो रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर देगा या फिर कैसे देगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष, है ना, नोटरी के समक्ष। तो वहाँ पर ही कहते हैं तो उनमें से किसको जाने की आवश्यकता नहीं है, तो जो अंग शैथिल्य के कारण जोखिम या घोर असुविधा के बिना हाजिर होने में असमर्थ है। तो ये याद कर लें। वे व्यक्ति जो सिविल या दंडित आदेश के अधीन जेल में है, तो जेल में से आपको इसलिए बाहर नहीं लाया जाएगा कि आप किसी को पावर दे दें। वे व्यक्ति जो न्यायालय में स्वीप संजाति से विधि द्वारा छूट प्राप्त हैं, तो ऐसे लोगों के यहाँ रजिस्ट्रार या तो आपके घर आएगा, है ना, या फिर जेल में जाकर आपसे पावर ले लेगा। ठीक है, बाकी सब छोड़ दें। 34 रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा रजिस्ट्रीकरण के पूर्व जांच। तो ये ऐसे नहीं कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर चले जाएं और रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर्ड कर दे, वो इसकी इंक्वायरी करता है, ठीक है। कई बार तो आप रजिस्ट्री करके चले आते हैं और उसके बाद वो रजिस्ट्री तब तक कंफर्म नहीं होती है जब तक वो विजिट, है ना, लोकल विजिट करके उसको कंफर्म नहीं कर देता। वो बाकायदा आता है, अपना आदमी भेजता है, वो दिखाता है, दिखाओ आपका प्लॉट या मकान कहाँ है। तो पहले तो वो चेक कर लेता है, और कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो वो तुरंत मना कर देता है, मैं रजिस्ट्री नहीं करूँगा। कोई सी भी, कोई गवाह मुँह कर रहा है, वसीयत में कोई प्रॉब्लम है ना, कोई कह रहा है मेरे से अम्मा आके कह रही हैं हमसे तो ज़बरदस्ती वसीयत करवा रहा है, मैं तो पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, तो वहीं की वहीं मना कर देगा। ऐसा होता है कई बार, वसीयत करने जाते हैं बुज़ुर्ग लोग, वो कहते हैं हमें नहीं पता हम काय पे साइन कर रहे हैं। वो पूछते हैं बाकायदा कि हाँ दादा बताओ किस पे साइन कर रहे हो, बोलो हमें नहीं पता काय पे कर रहे हैं, तो बस हो गया काम। तो पूरी जांच, मतलब अपनी तरफ से वो अलर्ट होके काम करता है। ये अलग बात है, अपन लोकल बात करें तो वो अपने जो उनके वो रहते हैं एजेंट वगैरह, उस पर डिपेंडेंसी उसकी ज़्यादा रहती है ना, विश्वास पर ज़्यादा काम चलता है। लेकिन एक्ट कहता है कि वो कोई भी कंट्रोवर्सी होगी तो रजिस्ट्री करने से इनकार कर सकता है। तो सेक्शन 34 क्या कहता है, रजिस्ट्री करता ऑफिसर द्वारा रजिस्ट्रीकरण के पूर्व जांच। तो कोई भी दस्तावेज जो इस अधिनियम के अधीन तब तक रजिस्ट्रीकृत ना की जाएगी जब तक कि उसको निष्पादित करने वाले व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि समुनिदेशती या पूर्वोक्त जैसे रूप में प्राधिकृत अभिकर्ताओं धाराओं 23, 24, 25 और 26 के अधीन उसे उपस्थापित करने के लिए अनुज्ञात
समय के अंदर रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के समक्ष उपस्थित नहीं कर देता। ठीक है ना, जो भी व्यक्ति हैं सबसे पहले रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होंगे। जो भी व्यक्ति हैं, चाहे प्रतिनिधि हो, जो अपन बात कर रहे थे ना, कौन कौन रजिस्ट्रीकरण के लिए आ सकता है, क्या कर सकता है, जब तक उपस्थित नहीं होंगे तो वो मना कर देगा, हम नहीं करेंगे। परंतु जब राज्य सरकार द्वारा कोई दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उपस्थापित किया जाता है तो व्यक्तिगत रूप से उपसंजात होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। तो सब सेक्शन 2 पढ़ते हैं। उपधारा 1 के अधीन उपसंजातियां एक ही समय पर होंगी, है ना। अच्छा, एक ही और विभिन्न समय, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई व्यक्ति कब, जैसे कि हम कर चुके हैं कि कोई भी दस्तावेज अलग अलग समय में निष्पादित हो सकता है, तो ऐसे ही जो उपसंजाति हैं एक ही या विभिन्न समय पर हो सकती हैं। तो पहले क्या, और सब सेक्शन 3 क्या कहता है, ये सब सेक्शन 2 अपने आप में एक अच्छा ओटी है। तो जो लोग उपस्थित होंगे रजिस्ट्रार कार्यालय में, उनके लिए जरूरी नहीं एक ही समय में उपस्थित हो, अलग अलग समय में उपस्थित हो सकते हैं। सब सेक्शन 3, रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर तदुपरि यह जांच करेगा कि दस्तावेज उन व्यक्तियों द्वारा निष्पादित की गई थी या नहीं जिनके द्वारा उसका निष्पादित किया जाना है। तो ये देखेगा सबसे पहले तो वो दस्तावेज उनके द्वारा निष्पादित की गई थी जिनके द्वारा निष्पादित किए जाना ऑब्जेक्टिव है, और जांच करेगा कि वो सम्यक रूप से स्टाम्पित है या नहीं, अगर उसमें कोई स्टाम्प फीस लगनी है तो स्टाम्पित है या नहीं, और जांच करेगा कि उपसंजात होने वाले व्यक्ति यह भी कथन करने वाले हैं कि दस्तावेज उन्हें निष्पादित की गई व्यक्तियों की अनन्यता के बारे में अपना समाधान कर लेगा। अनन्यता के बारे में यानी कि जो व्यक्ति उसको निष्पादित कर रहे हैं वो वही व्यक्ति हैं या नहीं। खैर, इसमें से ज़्यादा ओटी बनने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे नहीं लग रही, तो आप इसको छोड़ें। सब सेक्शन 5 देखें, ठीक है, उसको भी छोड़ दें। सब 35, निष्पादन की क्रम से स्वीकृति और प्रत्याख्यान पर प्रक्रिया। अब ये थोड़ी बड़ी सेक्शन है, इसमें ऑब्जेक्टिव कम है, सार वही है कि निष्पादन की स्वीकृति और प्रत्याख्यान पर प्रक्रिया, ऑब्जेक्टिव इसमें कम है। तो ये कहना चाहते हैं कि यदि कोई डॉक्यूमेंट जो निष्पादित की जा रही है, निष्पादक यदि उस पर ये कहता है या तो स्वीकृति करता है तो क्या होगा, या फिर वो ये कहता है कि मैंने इसको निष्पादित ही नहीं किया, तो रजिस्ट्रार कौन सी प्रोसीडिंग फॉलो करेगा। तो ये कहते हैं यदि दस्तावेज को निष्पादित करने वाले सब व्यक्ति रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर के समक्ष उपसंजात होते हैं और वह उन्हें स्वयं जानता है, या यदि उसका अनंतता समाधान हो जाता है कि वे वही व्यक्ति हैं, और यदि दस्तावेज निष्पादन की को भी स्वीकृत करते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि वो सब लोग उपस्थित हुए और रजिस्ट्रार या तो उन्हें जानता है या ये समाधान कर लेता है कि ये वही व्यक्ति उन्हें दस्तावेज निष्पादित किया है तब, या जबकि कोई व्यक्ति प्रतिनिधि समुन्निदेशन अभी करता है और उसके निष्पादन को, कुल मिला के उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था कि कौन व्यक्ति रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो एक तो कौन करा सकता है, जिन्होंने निष्पादन किया है, या दावा करने वाले व्यक्ति, या प्रतिनिधि, या पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर। ये 3 लोग हमने पढ़े थे, इतना ही पढ़ा था ना। तो यहाँ पर ये सेक्शन पहले पैरा में उसकी बात कर रहे हैं कि जो लोग दस्तावेज को निष्पादित करते हैं, दूसरे पैरा में प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं जो कि उस सेक्शन के भी दूसरे ही पैरा में था। फिर इसकी ये बात कर रहे हैं समुन्निदेशी ऑफिसर के समक्ष, हाँ, यदि ये नई चीज़ है, यदि दस्तावेज को निष्पादित करने वाला व्यक्ति मर गया है और उसका प्रतिनिधि या समुन्निदेशी रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के समक्ष उपसंजात होता है, निष्पादन को स्वीकार कर लेता है। तो कुल मिलाकर इन तीनों ही क्लॉज में ये वाली बात कही गई है कि ये सभी लोग न्यायालय में वो रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होते हैं और दस्तावेज के निष्पादन को स्वीकार करते हैं। तब क्या करेगा, तो रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर दस्तावेज को धारा 58 से लेकर धारा 61 की धाराओं के में, इसके अंतर्गत वे दोनों भी आती हैं, निर्दिष्ट तौर पर रजिस्टर्ड करेगा। तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, उन्होंने कहा ठीक है, जो भी अधिकारवान व्यक्ति थे वो न्यायालय में आए, न्यायालय इन द सेंस उप रजिस्ट्रार कार्यालय में आए, उन्होंने कहा ठीक है, हमने इसका निष्पादन किया है, इसके निष्पादन को स्वीकार करते हैं, तो वो उसका रजिस्ट्री कर देगा। अब करते हैं क्लॉज 2, यदि रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर इस उद्देश्य की अपना समाधान कर ले कि उपसंजात होने वाले व्यक्ति वही हैं। तो किस बात का समाधान कर रहा है, इस बात का नहीं कि दस्तावेज निष्पादित हुआ है था नहीं, इस बात का कि वे व्यक्ति वही हैं जो व्यक्ति होने का वे अपनी बाबत व्यपदेश करते हैं। इस अधिनियम द्वारा अनुदात किसी प्रकार से अन्य प्रयोजन के लिए अपने कार्यालय में उपस्थित किसी व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा। तो वो इस बात की परीक्षा कर सकेगा कि भाई तुम लोग वही व्यक्ति हो या नहीं। पहले तो उन्होंने कहा यदि वो व्यक्तिगत रूप से जानता है या समाधान कर लेता है वही व्यक्ति हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, रजिस्ट्री कर देगा। लेकिन यदि उसको लगता है कि ये वही व्यक्ति हैं या नहीं तो उसकी परीक्षा कर सकेगा। क्लॉज परंतु छोड़ दें।
क्लोज 3, यदि क्लोज 3A, यदि कोई व्यक्ति जिसके द्वारा दस्तावेज का निष्पादन होना तात्पर्य है उसके निष्पादन का प्रत्याख्यान करे। अब बात ये आ गई कि जिसके द्वारा उसको निष्पादित होना है वो कहता है कि भाई मैंने दस्तावेज निष्पादित ही नहीं किया। यदि ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर को अप्राप्त व जड़ या पागल प्रतीत होता है। यदि कोई व्यक्ति जिसके द्वारा दस्तावेज का निष्पादन होना तात्पर्य मर गया है उसका प्रतिनिधि समुद्री उसके निष्पादन का प्रत्याख्यान करे, तो क्या करेगा वो रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर? ऐसे प्रत्याख्यान करने वाले प्रत्येक प्रतीत होने वाले या मृत व्यक्ति का जहाँ तक संबंध है वहाँ तक दस्तावेज को रजिस्ट्रीकरण से इंकार करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात, बहुत कोई स्पेशल नहीं बताया कि कोई प्रोसेस फॉलो करेगा। वो कह रहा हम नहीं कर रहे थे रजिस्ट्री। किन किन कंडीशन में नहीं कर रहे? यदि हाँ निष्पादन से इंकार कर दिया गया, हमने निष्पादित नहीं किया। नेक्स्ट है ना, उसको प्रतीत होता है कि माइनर है, पागल है, जड़ है, या फिर मर गया उसका प्रतिनिधि, वो कहता है कि नहीं हमारे पापा ने जो निष्पादित नहीं किया था तो नहीं किया था तो नहीं किया था। वो कहता है हमारी नज़र में ऐसा कोई दस्तावेज निष्पादित ही नहीं हुआ। तो क्या करेगा वो? कुछ स्पेशल नहीं करेगा, वो क्या हम नहीं कर रहे दस्तावेज। कितना अच्छा लॉ है, कुछ टेक्निकल बात ही नहीं, मना कर देगा वो। तो कब वो रजिस्ट्री करेगा और कब रजिस्ट्री नहीं करेगा, और समाधान करने के लिए व्यक्तियों की परीक्षा करेगा। 3 क्लॉज में हमारा क्या होगा? रजिस्ट्री करेगा, है ना, और व्यक्ति होने के संबंध में परीक्षा करेगा कि आप वही व्यक्ति हैं, और कब इंकार करेगा। 3 पॉइंट में हमारा ये सेक्शन यहां पर खत्म होता है। अब आ जाता है चैप्टर 7 सेक्शन 36 से सेक्शन 39। ये लिखे हैं आप बाकायदा, है ना, 36 से 39 ऐसे लिख लिया करें चैप्टर पे ही, जैसे मैंने लिखा हुआ है 36 से 39, इससे याद रहता है ना, इस बहाने आप चैप्टर भी याद कर लेंगे। निष्पादी और साक्ष्यों की उपसंजाति प्रवृत्त करने के विषय में संबंध। तो वैसे तो ये चैप्टर ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं, लेकिन चलो अपन थोड़ा बहुत देखते हैं। तो टाइटल 36 ये कहता है जहाँ की निष्पादी या साक्षी की उपसंजाति वांछित है वहाँ प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें केवल इतना करना है, प्रक्रिया ये है कि हम उसको समन करके बुला लेंगे। कैसे बुला लेंगे? ठीक है, बस इतना सा याद करना है, बाकी सब छोड़ दें। सेक्शन 37 ऑफिसर या न्यायालय समन निकालेगा और उसकी तामील कराएगा। तो समन कौन निकालेगा? ऑफिसर या न्यायालय। ये न्यायालय शब्द का उपयोग क्यों किया है इन्होंने? अगर मान लो जैसे हमने कहा था कि कई बार हम रजिस्ट्री कहाँ पर भी करा लेते हैं, न्यायालय में भी जाकर वो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग ओटी है जो आपने पहले किसी एक्ट में नहीं देखा होगा। ये कहते हैं ऐसे मामलों में संदेह चपरासी की फीस की प्राप्ति पर समन निकालेगा। तो कौन सी फीस की प्राप्ति पर? चपरासी की फीस। अभी तक अपन फीस पर, है ना, डाक फीस के लिए ऐसे शब्द पढ़ा करते थे। इन्होंने बड़ा सुंदर शब्द उपयोग किया, सुंदर तो नहीं है लेकिन हाँ अच्छा है, अट्रैक्टिव है। तो चपरासी की फीस पर समन निकालेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव अच्छा हो सकता है। 38 रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में उपसंजाति से छूट प्राप्त व्यक्ति। तो भाई अभी हम उनकी बात कर रहे थे, अभी हमने 2 लोगों की बात की कि रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में छूट प्राप्त व्यक्ति। हमने पहले तो इस सेंस में बात की थी जो रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, है ना, उनकी बात की थी। दूसरे हमने किन लोगों की बात की थी? अगर हम पावर देना चाहते हैं तो अगर हम एक तो हम तब उपसंजाति से छूट प्राप्त कर रहे थे जब हम स्वयं रजिस्ट्री कराना चाहते हैं। दूसरी कंडीशन में हम इसलिए उपसंजाति से छूट प्राप्त कर रहे थे कि हम किसी को पावर देना चाहते हैं। हम भाई कोर्ट में आ ही नहीं सकते, न्यायालय में आ ही नहीं सकते, रजिस्ट्रार कार्यालय में आ ही नहीं सकते, तो आप यहाँ आओ और यहीं से पावर करा के ले जाओ। ठीक है ना। अब हम उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं कि किनको साक्षी के तौर पर बुलाया नहीं जा सकता। तो चीज़ें वही हैं, सिविल या दांडिक आदि, या तो वो अंग शैथिल्य के कारण नहीं आ सकता है, या सिविल या दांडिक मामलों में जेल में है, या फिर वे स्वीप संजाति से छूट प्राप्त हैं। ठीक है, हाँ, तो कुल मिलाकर इसमें वही दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा रजिस्ट्रार? घर पे जाएगा, लेकिन इसमें एक नए शब्द का उपयोग किया है सबसेक्शन 2 में, या तो वो गृह या जेल में स्वयं जाएगा और उसकी परीक्षा करेगा, या परीक्षा के लिए कमीशन निकालेगा। जरूरी नहीं है वो स्वयं ही जाए। रजिस्ट्री कराने के लिए स्वयं जाएगा, पावर ऑफ अटॉर्नी कराने के लिए स्वयं जाएगा, लेकिन अगर साक्षी की परीक्षा करनी है तो उसके लिए कमीशन भी। साक्षी की परीक्षा के लिए तो वैसे भी कमीशन निकाला जाता है, सीपीसी में नहीं निकाला जाता। कौन से सेक्शन में निकाला जाता है?
हैं ऑर्डर, हाँ कमीशन वो इसीलिए होता है 75 और ऑर्डर 26, है ना, तो इसमें कमीशन निकाला जाता है। तो साक्षी की, अब याद रखना ये 3 कंडीशन में रजिस्ट्रार, ये ऑब्जेक्टिव अच्छा हो सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। 3 कंडीशन में आपको स्वीप संजाति से छूट दे रहा है ना, और काम कर रहा है स्वयं आकर। लेकिन साक्षी की परीक्षा के लिए स्वयं भी आ सकता है और कमीशन भी निकाल सकता है, घर आ सकता है, जेल आ सकता है और कमीशन भी निकाल। कमीशन शब्द का उपयोग केवल साक्षियों की परीक्षा के लिए इन्होंने उपयोग किया है। 39 समनों, कमीशनों और साक्षियों के बारे में विधि। तो कौन सी विधि का उपयोग किया जाएगा? सिविल मामलों की, बस इतना सा कर लें। सिविल, पहली लाइन में दिया है सिविल न्यायालयों के समक्ष वादों समनों उपस्थित होने की। जो भी प्रोसीजर है कौन सी आती है? जो सिविल न्यायालय यूज करते हैं, इतना सा याद करें। चैप्टर 8 बिलों और दत्तक ग्रहणों प्राधिकारों उपस्थापित करने के विषय में। तो ये चैप्टर 8 हमारा कहां से चल रहा है? 40 एंड 41। तो नोट करें 40 एंड 41। इसमें 2 शब्दों का उपयोग उन्होंने किया है चैप्टर 8 में, बिलों को और दत्तक ग्रहणों में प्राधिकारों को उपस्थापित करने के विषय में। तो कहते हैं बिलों और दत्तक ग्रहण प्राधिकारों को उपस्थापित करने के लिए हकदार व्यक्ति तो कौन है बिल के लिए या दत्तक ग्रहण के लिए? तो वसीयतकर्ता या उसकी मृत्यु के पश्चात बिल के अधीन निष्पादक के रूप में या अन्यथा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति उसे रजिस्ट्रार के लिए, उसे रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी भी रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित कर सकेगा। तो कौन कर रहा है ये? है ना, दावा करने वाला व्यक्ति, या तो वो निष्पादक है या ये मानकर चलें कि कोई व्यक्ति मर गया है तो जिससे उसको हक मिलना है। बेसिकली आपको अगर, हाँ, तो बिलों को और दत्तक ग्रहण प्राधिकारियों को उपस्थापित करने के लिए हकदार व्यक्ति। तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो बिलों को और दत्तक ग्रहण प्राधिकारियों को, प्राधिकारों को, प्राधिकारियों नहीं, प्राधिकार यानी कि जिस माध्यम से कोई बिल की गई है ना, या जिस प्राधिकार से किसी को दत्तक ग्रहण एडप्टेशन किया गया है, ये दोनों ही चीज़। देखो, दत्तक ग्रहण हमेशा रजिस्टर्ड होता है, बिल हमेशा रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं। तो दत्तक ग्रहण हुआ है तो वसीयत करता है या उसकी मृत्यु। तो बिल कौन, अगर रजिस्ट्रार कार्यालय के पास या रजिस्ट्रार के पास आपको बिल लेकर जानी तो कौन लेकर जाएगा? या तो जिस व्यक्ति ने बिल की है वो जीवित है तो वो लेकर जाएगा कि बिल इसको रजिस्टर्ड कर दो। जैसे हमने कहा जमा करनी है, बिल को डिपॉजिट करना है, पढ़ा था ना अपन ने पहले, जिसके बारे में अपन डिस्कस किया, तो कौन लेके जाएगा? जिसने बिल की है। या फिर अगर वो मर गया तो वो व्यक्ति जो उसके अधीन दावा करता है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं, वो ही कहेगा भाई ये बिल है, इसको रजिस्टर्ड करते हैं। क्योंकि आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि बिल को यूज़ में लाने के लिए एविडेंस में भी हमने प्रोबेट शब्द का यूज़ किया है ना? कौन से सेक्शन में किया है? प्रोबेट 41 है। तो उसके लिए आपको प्रोबेट चाहिए ही चाहिए है। अरे यार, तो अपन बिलों और दत्तक ग्रहण प्राधिकारियों को उपस्थापित करने के, तो बिल कैसे उपस्थापित की जाएंगी, कौन करेगा, और दत्तक ग्रहण प्राधिकार जो है उसको कौन स्थापित करेगा? तो वो कौन करेगा? एक तो जिसने बिल की है वो कर देगा, और यदि वो मर गया तो उसके अधीन जो लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, जो दावा करता है उसके अधीन, जैसे कि हम बात करते हैं सेक्शन 41 की, तो वो करेगा। और कोई भी व्यक्ति उसे रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी भी रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थापित कर सकेगा। ठीक है, तो ये जो दावा करने के, अन्यथा है ना, या तो ये लोग करेंगे निष्पादक के रूप में, या अन्यथा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति उसको इनके सामने उपस्थापित कर सकेगा। यानी कि सीधी सी बात है, यानी कि जिसने डॉक्यूमेंट बनाया है या जो इसके अधीन दावा करता है वो उपस्थापित करेगा। नेक्स्ट, किसी भी दत्तक ग्रहण प्राधिकार का दाता या उसकी मृत्यु के पश्चात उस प्राधिकार का अदाता या दत्तक पुत्र उसे रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी भी रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थापित कर सकेगा। तो जिसने दत्तक दिया था, ठीक है ना, या जिसने उसकी मृत्यु के पश्चात, कौन? वो जो दत्तक है वो स्वयं, या तो उसको प्राधिकार दिया गया है कि तुम इस दत्तक को रजिस्टर्ड कराने, जो कि आपने मान लो कि किसी समय आपने दत्तक ग्रहण कर दिया, किसी संतान का किसी को दत्तक दे दिया, तो आप उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं कि हमने दे दिया है। या फिर आप मर गए तो प्रतिनिधि करा सकते हैं, या फिर जिस व्यक्ति को, जो पुत्र है जिसको भी आपने दत्तक दिया है, वो खुद उसको रजिस्टर्ड करा सकता है कि साहब इस डॉक्यूमेंट को आप रजिस्टर्ड कर दें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के जो दत्तक है वो मान्य ही नहीं होता। ठीक है,
तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो कुल मिलाकर सेक्शन 40 में हम ये बात कर रहे हैं, अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे अन्य जो दस्तावेज हैं उनको कौन रजिस्टर्ड कराएगा। सेक्शन 40 में हम बात कर रहे हैं बिल को कौन रजिस्टर्ड कराएगा, और यदि दत्तक ग्रहण है उसका कोई दस्तावेज है तो उसको कौन रजिस्टर्ड कराएगा। नेक्स्ट आता है 41, बिलों का और दत्तक ग्रहण प्राधिकारियों का रजिस्ट्रीकरण, प्राधिकारों का रजिस्ट्रीकरण। तो पहला पैरा कहता है वैसे ही होगा जैसे अन्य दस्तावेज रजिस्टर्ड होते हैं, इसके लिए प्रोसेस अलग नहीं है ना, प्रोसेस अलग नहीं है। जैसे अन्य दस्तावेज रजिस्टर्ड होते हैं, लास्ट लाइन में लिखा है अन्य दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण की रीति जैसी है रीति से रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, उस बिल या दत्तक ग्रहण प्राधिकार का जिसे उपस्थापित करने के लिए व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण उपस्थापित किया जाए उस दशा में रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा जिसमें रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर का समाधान हो जाए। तो रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर, एक तो प्रोसेस तो वही अपनाई जाएगी जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में अपनाई जाती है, और रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर उसका कब रजिस्टर्ड करेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर 1 यानी ए, बिल या प्राधिकार, ये प्राधिकार शब्द किसके लिए यूज किया गया है, दत्तक ग्रहण के लिए। बिल या प्राधिकार यथास्थिति वसीयतकर्ता या दाता द्वारा निष्पादित किया गया था, यदि उसको समाधान हो जाता है कि इनके द्वारा, जैसे अपन बात कर रहे थे, अगर इन्होंने उसको वो किया है, एक और सेक्शन थी ना जिसमें अपन चेक करते हैं कि ऑथराइज थे या नहीं, तो ऐसे ही कह रहे हैं यदि इन्होंने इसका निष्पादन किया है तो इनके कहने पर वो रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। वसीयतकर्ता या दाता मर गया है तथा बिल या प्राधिकार को उपस्थापित करने वाला व्यक्ति उसे उपस्थापित करने का धारा 40 के अंदर हकदार है। तो कौन कौन, या तो उसका समाधान हो जाता है कि भाई जो वही लोग हैं यहाँ पर जो आए हैं इसको रजिस्टर्ड कराने बिल या प्राधिकार को जिन्होंने उसका निष्पादन किया, और मर गया है तथा और अन्य लोग जो, अगर वसीयत करने वाला मर गया है, वसीयत करने वाला मर गया तो उसकी जगह कौन आएगा, जो सेक्शन 40 के अधीन उसका दावा करने का, वसीयत में लाभ प्राप्त करने का दावा करने का हकदार व्यक्ति है वो, है ना। इसीलिए उन्होंने इसके साथ में सेक्शन, ये क्लॉज बी और सी एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, इसमें तथा शब्द का उपयोग किया, ऑप्शनल नहीं है ये। अगर वसीयत करने वाला, वसीयतकर्ता या दाता मर गया है तो कौन आएगा, लाभ प्राप्त करने वाला, वसीयत की दशा में वो जिसको वसीयत मिलनी है, और दाता यानी कि दत्तक ग्रहण करने वाले की दशा में वो व्यक्ति जिसको दत्तक दिया गया, यानी कि वो पुत्र, वो संतान। ये क्या करेंगे, बिल या प्राधिकार को उपस्थापित करने के लिए वैसे आएंगे जैसे 40 में। तो 40 में कौन आ रहा था, लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति, दोनों ही कंडीशन में, वसीयत की दशा में वसीयत से लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति, दत्तक की दशा में दत्तक से लाभ प्राप्त करने वाली संतान। ठीक है। तो या तो ओवरऑल क्या निकला, 3 क्लॉज में मिलाकर हम 2 चीजें पढ़ेंगे, या तो दस्तावेज का निष्पादन करने वाला व्यक्ति या फिर उस दस्तावेज से लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति। ओवरऑल सेक्शन 41 ये कहती है। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर 9, बिलों के निक्षेप के विषय में। अब ये बिल के निक्षेप के विषय में अगर बात कर रहे हैं तो हम थोड़ी सी यहाँ पर ये समझ लें कि बिलों का निक्षेप, यहाँ हम डायरेक्ट बिल नहीं करा रहे हैं जैसे हम नोटरी में कराई या हम रजिस्ट्रार कार्यालय में हम बिल करा रहे हैं, वसीयत करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं। हमने बिल रख ली, ये निक्षेप वाली जो हम बात कर रहे थे कि हमने बिल बना ली है, हमने उसका रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है। तो इसमें एक प्रोसेस होता है, या तो एक प्रोसेस तो हमने ये भी देखा कि वो आपसे जो बिल है वो लिफाफा, आप एक लिफाफा तैयार करेंगे, अपनी बिल उसमें रखेंगे, है ना, उसको सील पैक लिफाफा होगा जिसको खोलने का अधिकार किसी को नहीं होगा। उस लिफाफे को आप क्या करेंगे, पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ लें, उसके बाद अपनी किताबों में देख लेना, फिर स्टेप बाय स्टेप अपन बता देंगे कि ये वाली बात इस सेक्शन में लिखी है, ये वाली बात इस सेक्शन में लिखी है। ठीक है। इसमें 2 फॉर्म नंबर आएंगे, जैसे अपन आगे डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो फॉर्म नंबर 5 और फॉर्म नंबर 3। तो पूरा प्रोसेस ये है कि अगर आप बिल रजिस्टर्ड ना कराकर बिल करके न्यायालय में जमा कर देते हैं, न्यायालय में यानी उप रजिस्ट्रार कार्यालय में, जैसे हमने फिल्मों में देखा है, जब आदमी मर जाता है तो उसकी बिल पढ़ी जाती है, ठीक है ना, फिर लगता है यार ये हमारे नाम इतनी संपत्ति हो गई, हमारे नाम से चली गई संपत्ति, इतने के हम मालिक थे, ये तो किसी और को कर गए। मतलब कहते हैं ना, बाद में एक बड़ा धमाका होता है व्यक्ति के मर जाने के बाद, कि इसकी संपत्ति इसको चली गई, इसकी संपत्ति इसे मिल गई। तो क्या होगा, आप अपनी बिल लिखें और उसको एक लिफाफे में बंद कर दें, और लिफाफा जाकर आप जमा कर दें कहाँ, रजिस्ट्रार कार्यालय में। रजिस्ट्रार कार्यालय में वो आपके नाम से जो भी आपकी पूरी डिटेल है उस लिफाफे पर आपकी पूरी डिटेल लिखी जाएगी, और उसको एक फॉर्म नंबर 5 होता है, उसमें आपकी डिटेल डाली जाएगी, और जहाँ पर भी इसको डिपॉजिट करने का प्रोसीजर है कि इस जगह डिपॉजिट की जाती है बिल, वहाँ पर आप उसको डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है। अब क्या होगा, उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा है इन फ्यूचर नो डाउट वसीयत करता मरेगा,
ठीक है। तो उससे जो बिल मिलनी है, तो वसीयत करता मरेगा तो जिसको भी लगता है या जिसको पता है कि भाई ऐसी बिल की गई है या रजिस्ट्रार को पता पड़ता है कि भाई व्यक्ति मर गया है, कुल मिला के कोई प्रोसेस तो होगा, उसने वसीयत की है तो ऐसा तो नहीं कि चुपके से वसीयत करके आ गया होगा। हाँ, ये किया होगा कुछ लोगों को बताकर, जैसे नॉर्मली लोग एडवोकेट्स को बता देते हैं, तो कोई तो होगा जो ये बताएगा कि ऐसी बिल है। तो अगर ऐसा पता पड़ता है तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उस बिल को निकालेगा, उस लिस्ट को, और बिल की एक फ़ोटोकॉपी कराकर जो एंट्री है फॉर्म नंबर 3 में करेगा, बाकायदा बिल की जो एंट्री है उसकी डिटेल है उसको एंट्री करेगा, और एक है ना फॉर्म नंबर 3 जो होता है उसके हिसाब से, और फिर बिल को वैसा का वैसा बंद करके दोबारा से अपने पास डिपॉजिट कर लेगा। तो ये होता है बिल का प्रोसेस। अगर बिल जमा कर दी गई इस प्रकार से, वो बिल आपको दी नहीं जाएगी, वो रजिस्ट्रार कार्यालय में फिर से जमा हो जाएगी। अब अपन इसको स्टेप बाय स्टेप 3-4 सेक्शन में मिलाकर पढ़ लेते हैं। तो पहला कहता है बिलों का निक्षेप, ठीक है। तो बिलों का निक्षेप सेक्शन 42, कोई भी वसीयत करता अपनी बिल को मुद्राबंद लिफाफे में, उस लिफाफे पर अपना नाम और अपने अभिकर्ता का, यदि कोई अगर एजेंट है तो एजेंट का नाम, दस्तावेज की प्रकृति का कथन लिखकर किसी भी रजिस्ट्रार के पास या तो स्वयं या सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा निक्षिप्त। तो कौन निक्षिप्त करेगा? स्वयं करेगा या वाया एजेंट, थ्रू एजेंट करेगा। बिलों के निक्षेप पर प्रक्रिया, तो बिलों को निक्षेप पर प्रक्रिया क्या होगी, उसमें लिखा है तो संख्यांक बीच में लिखा है, तो वह संख्यांक 5 वाली अपनी रजिस्टर पुस्तिका में पूर्वोक्त उपपरिलेखन को चढ़ा लेगा। तो जो भी बिल में जो भी डिटेल है वो उसको कहाँ पर मेंशन करेगा, संख्यांक 5 वाली जो उसकी पुस्तिका होती है, इनके पास रजिस्टर होते हैं, उसमें मेंशन करेगा। हाँ, जब जमा की जाती है उसी की बात कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट आपने रजिस्टर्ड करा ली तो वो तो फिर ये होती है कि आप रजिस्ट्री कराएं और उस रजिस्टर्ड बिल को अपने पास वापस ले जाएं। हमने रजिस्टर नहीं कराई, हम उसी के पास जमा कर रहे हैं, तो उसको चढ़ा लेगा और उसकी पुस्तक में लिफाफे पर उसे ऐसे उपस्थापित करने और प्रति वर्ष के मास, दिन और समय को जो ऐसे व्यक्तियों के नामों को वसीयत करता है उसके अभिकर्ता को अनंतता को अधिप्रमाणित करें, किसी मुद्रा पर जो किसी लिफाफे पर लगी हो, किसी सुपाठ अंतरलेख पर टिप्पणित करेगा। तो कुल मिलाकर किसका नाम है, कौन से सन, मास, दिन को दी गई है, किस किस का पूरा मेंशन करते हुए अपनी जो पुस्तिका है संख्यांक 5, ये याद रखना, 2 संख्यांक मैंने आपको बताएं 5 और 3, उस पर टिप्पणित कर लेगा और बिल को जमा करे। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, तब रजिस्ट्रार अपनी अग्निशय पेटी में उस मुद्रा बंद लिफाफे को रख देगा और रखे रहेगा, रख देगा और हमेशा उसी के पास रहेगी, ठीक है ना। तो जो भी उसके पास पेटी होगी, है ना, फायर प्रूफ यानी उसमें यानी कि लोहे की पेटी होगी, ठीक है। सेक्शन 16 44 धारा 42 के अधीन निक्षिप्त मुद्राबंद लिफाफे का प्रत्याहरण। तो यदि जैसे किसने जमा की थी, ये वसीयत करता या उसके एजेंट ने, यदि वो कहता कि भाई हमें हमारी डॉक्यूमेंट वापस दे दो, तो वापस दे देगा। इतनी सी बात सेक्शन 44 में कही गई है, ठीक है। 44 कहती है निक्षेपक की मृत्यु पर प्रक्रिया, जिसने भी उसको जमा किया यदि वो मर जाता है तो क्या होगा, लास्ट में देखें तो वह आवेदक की उपस्थिति में लिफाफे को खोलेगा और उसकी अंतर वस्तु की नकल आवेदक के व्यय पर अपनी संख्यांक 3 वाली पुस्तक में कराएगा। नकल उसको नहीं दे रहा है अभी, फिलहाल वो क्या कह रहा है, आवेदक के व्यय पर। जो भी व्यक्ति कहता है कि भाई आपके पास वसीयत है उसको निकालें क्योंकि वसीयत करता मर चुका है, तो वो क्या करेगा, उस वसीयत को निकालेगा और उसमें जो कुछ भी लिखा है, जो भी उसकी अंतर वस्तु है, वो जो अपनी संख्यांक 3 वाली पुस्तक है उसमें उसकी पूरी एंट्री करेगा एज इट इज, और लिफाफे को बंद करके फिर अपने पास रख लेगा। अब जो भी आवेदक है वो चाहता है कि भाई वसीयत के तहत वो कोई लाभ प्राप्त करे, तो वो जो संख्यांक 3 वाली पुस्तक है उसके माध्यम से लाभ प्राप्त करेगा। जब ऐसी नकल कर ली गई है तो रजिस्ट्रार मूल बिल को पुनः निक्षिप्त कर देगा। यानी कि अब बिल के तहत अगर आपको कोई फायदा लेना है तो आप कैसे लेंगे, थ्रू पुस्तक नंबर 3, ठीक है। अच्छा प्रोसेस है, यहां से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। 46 कुछ अधिनियमितियों और न्यायालयों की शक्तियों की व्यावृत्ति। तो ये कहते हैं तस्मिन पश्चात अंतर्विष्ट कोई भी बात इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 की धारा छोड़ दें, इसको कोई मतलब नहीं है। चलो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं।